हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मान और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं भी आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज का अपना वीडियो लेक्चर है भी इवेपोरेशन ओरिएंटेड, जो कि आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इवेपोरेशन का मतलब क्या है सर? इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड स्टेट आपके पास है। क्या है? लिक्विड स्टेट। और उस लिक्विड स्टेट का किस में चेंज होना? गैसियस स्टेट में चेंज होना। लिक्विड स्टेट का किस में चेंज होना? गैसियस स्टेट में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उसी प्रोसेस को आप लोग कह देते हो क्या? इवेपोरेशन। अब देखो, जब मैंने आपको एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में आपने कन्वर्ट किया था, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने वहां पे सेम प्रोसेस पढ़ाया कि लिक्विड पार्टिकल्स है, लिक्विड स्टेट है, और वहां पे आप लोग पढ़ते थे लिक्विड स्टेट को मैं गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता था, और उस प्रोसेस को आप लोग नाम देते थे वहां पे वेपराइजेशन। क्या नाम देता था? वेपराइजेशन। आप कंफ्यूज हो गया सर, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में बदल रहा हूं, तो उसी प्रोसेस को मैं इवेपोरेशन कहता हूं, और यहाँ पे लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में बदल रहा हूं, उसी प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो? इवेपोरेशन कह रहे हो, सॉरी वेपराइजेशन कह रहे हो। देखो, वेपराइजेशन होता है क्या? कब? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अपने पास वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइल हो जाता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड आया, मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर को हीट करता गया। वाटर पार्टिकल क्या करते हैं? हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अपना टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा भाई? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही ये कंडीशन पहुंचती है, वाटर किस में चेंज हो जाते हैं? इनटू वेपर्स या गैसियस स्टेट। वाटर किस में चेंज हो जाते हैं? इनटू गैसियस स्टेट या फिर वेपर्स। तो इस प्रोसेस को नाम दिया वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहा हूं? वेपराइजेशन। मतलब लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट नॉन एज वेपराइजेशन। अब मैं बात करता हूं, अब मैं इसी वाटर को क्या करता हूं? चेंज करता हूं इनटू वेपर्स। वाटर को किस में चेंज करता हूं? वेपर। मतलब लिक्विड स्टेट को किस में चेंज कर रहा हूं? वेपर में चेंज कर रहा हूं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कोई भी टेम्परेचर दिया, और उस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाए? इनटू वेपर स्टेट, तो उसको आप लोग नाम देते हो इवेपोरेशन। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन का सिंपल मतलब है लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फोकस कर रहा हूं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जब तक बॉइलिंग पॉइंट आएगा उससे पहले ही वो किसमें चेंज हो जाता है? इनटू वेपर, तो नॉन एज इवेपोरेशन। और यदि बॉइलिंग पॉइंट पे वो किसमें चेंज हो जाए? इनटू वेपर, नॉन एज वेपराइजेशन। देखो, अब एग्जैक्टली इसका किसकी वजह से आपका इवेपोरेशन आता है, तो हम लोग कॉज ऑफ इवेपोरेशन चेक करते हैं। अभी देखो, तो मैं सिंपल सेकंड बात करता हूं, कॉज ऑफ इवेपोरेशन। मैंने कहा कि अपने पास एक बीकर है। क्या ले रहा हूं? एक बीकर, और उस बीकर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? अभी लिक्विड, और ये मेरे पास लिक्विड पार्टिकल्स है, राइट। ये मैंने ले लिया यहाँ पे लिक्विड, और लिक्विड के ये मैं कंसिडर करता हूँ ये अपने पास क्या? लिक्विड पार्टिकल। और आपको पता है गैसेस पार्टिकल हो, लिक्विड पार्टिकल्स हो, तो ये क्या करते रहते हैं? रैंडम मूव करते रहते हैं। उनके बीच में रैंडम मोशन होता है। जैसे एक लिक्विड पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसी मोशन को मैं कहता हूँ रैंडम मोशन। क्या कह रहा हूं? रैंडम मोशन। मतलब लिक्विड पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं, और कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो मोमेंट से एनर्जी अराइज होती है, जिसको आप लोग नाम देते हो काइनेटिक एनर्जी। है किसी ना किसी एनर्जी से मूव कर रहा है, उसी को आप क्या कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब हर कोई पार्टिकल, जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उन लिक्विड पार्टिकल्स के पास अपनी खुद की एनर्जी है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी ना किसी एनर्जी से मूव कर रहा है, और वही एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कंपेयर करता हूं जो भी सेंटर में लिक्विड पार्टिकल है और जो भी सरफेस पे लिक्विड पार्टिकल्स हैं, तो ये आपका क्या है भाई? लिक्विड सरफेस। ये क्या आपका? लिक्विड सरफेस। और लिक्विड सरफेस, यदि मैं बात करता हूं लिक्विड सरफेस के जो भी पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाई।
उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, आपने पढ़ा जितनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो लिक्विड पार्टिकल इजीली लिक्विड सरफेस को छोड़ के किस में कन्वर्ट हो सकता है, इनटू वेपर। अब देखो यदि सेंटर वाले पार्टिकल तो नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। बट जो सरफेस पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो इसका मतलब इजीली किस में कन्वर्ट हो सकता है, इनटू वेपर। तो यहां से आप कंक्लूड करके कह सकते हो जो भी आपके सरफेस पार्टिकल्स हैं वही किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू वेपर्स, और उन्हीं की वजह से आपका क्या आता है, इवेपोरेशन आता है। तो अब बेसिकली जो इवेपोरेशन है काइनेटिक एनर्जी की वजह से आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और सरफेस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेंटर पार्टिकल। अब देखो लाइक फैक्टर, किन किन फैक्टर पे आपका इवेपोरेशन मतलब डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स भी देखो, फैक्टर समझते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर। क्या फैक्टर ले रहा हूं भाई, टेम्परेचर। अच्छा सर यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, घटा दूं तो क्या होगा, चेक करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास जैसे लिक्विड पार्टिकल्स हैं, क्या भाई मैंने यहाँ लिया लिक्विड पार्टिकल्स, और बेसिकली मैं कह रहा हूं कि चलो लिक्विड स्टेट, ये आपकी क्या है अभी लिक्विड पार्टिकल, और ये क्या आपकी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और इन लिक्विड स्टेट को आप लोग चेंज करते हो इनटू गैसियस स्टेट। ये आपके क्या है, गैसियस पार्टिकल और गैसियस स्टेट बेसिकली आप कह सकते हो। तो मुझे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है अभी। तो जैसे आप लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट आप थोड़ा सा कंपेयर करो, देखते हैं। तो लिक्विड पार्टिकल के बीच में, यदि मैं दो पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं लिक्विड की, तो लिक्विड पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो ये जो स्पेस है, स्पेस को आप लोग नाम देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। वो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है भाई, कम होता है एज कंपेयर टू गैस। यदि मैं गैसियस पार्टिकल की बात करता हूं तो यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ये आईपीएस क्या भी यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस, यहाँ पे आपका क्या होता है, कम, और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा। और जितना ज्यादा स्पेस कम होगा, मैंने कहा कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या है, कम है, तो पार्टिकल पास पास है, और पार्टिकल पास पास है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम है तो सर अट्रैक्शन फोर्स क्या है इनमें, ज्यादा है, और इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम है, ज्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है इसमें, कम है। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि लिक्विड पार्टिकल को मुझे गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, अट्रैक्शन फोर्स। और आपको ये भी पता है कि अट्रैक्शन फोर्स कब तोड़ सकता हूं, जब मैं टेम्परेचर क्या रखूं, हाई रखूं। टेम्परेचर को क्या रखता हूं, हाई। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इतना हम लोगों को पता है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल अपनी जगह क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और नीचे से मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, समझते हैं, और टेम्परेचर देता जा रहा हूं, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, और पार्टिकल कहां चले जाएंगे, आपके दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो किसकी रेंज में आएगा, इनटू गैसियस स्टेट। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन वो क्या हो जाता है अभी, इंक्रीज हो जाता है। रेट मतलब क्या होता है, स्पीड, मतलब रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां से आप कंक्लूड करके कह सकते हो क्या, कि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा अभी, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, यहां से मैंने कहा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। या आप बेसिकली कह सकते हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है। सेकंड फैक्टर हम लोग देखते हैं। देखो सेकंड फैक्टर मैं बात करता हूं, तो सेकंड फैक्टर हम लोग ले सकते हैं ह्यूमिडिटी। इसकी बात करते हैं भाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स होते हैं उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब नमी, बेसिकली आप कह सकते हो। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट में नमी है वही क्या आपकी ह्यूमिडिटी। अब देखो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई, मतलब इन्वायरमेंट में नमी बढ़ गई, तो लिक्विड पार्टिकल्स वेपर में चेंज नहीं होंगे या गैसेस स्टेट में चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले ही बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या मैं बेसिकली कह सकता हूं
कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा अभी आपका घटेगा। थर्ड फैक्टर यदि मैं बात करता हूं, थर्ड फैक्टर मैं लेता हूं सरफेस, थर्ड फैक्टर हम लोग ले रहे हैं भी क्या, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जो भी आपके पास लिक्विड ले रहे हो उस लिक्विड का सरफेस एरिया। और देखो मैंने कहा कि देखो आपके सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं वही किस में चेंज हो जाते हैं, इनटू गैसेस या वेपर, और उन्हीं की वजह से आपका इवेपोरेशन आ रहा है। अब मैंने कहा कि सरफेस बढ़ा दिया, जैसे मैंने कहा कि ये आपका सरफेस बढ़ गया, पहले स्टार्टिंग में इतना सा था, इतना लिक्विड सरफेस लिया और फिर मैंने इतना लिक्विड सरफेस लिया। अब देखो इस सरफेस पे जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और लिक्विड पार्टिकल ज्यादा हो गए विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो नंबर ऑफ वेपर्स आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या मिलेगा, ज्यादा। तो यहां से आप कंक्लूड करके कह सकते हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैं REO लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड का सरफेस एरिया उसके साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। फोर्थ फैक्टर हम लोग लेते हैं विंड स्पीड। किसकी बात करता हूं भाई, विंड स्पीड। यदि मैं हवा की स्पीड बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब देखो लिक्विड पार्टिकल्स हवा के साथ किसमें चेंज हो जाएंगे, इनटू वेपर, तो इसका मतलब विंड स्पीड बढ़ती है तो विंड स्पीड की वजह से जो सरफेस पार्टिकल्स उनकी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर। तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो यहां से आप कह सकते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेट विद विंड स्पीड। किसके साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, विंड स्पीड। यदि विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। लास्ट फैक्टर देखो अपने पास क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड। किसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। अभी नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, फिफ्थ फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। देखो मैंने आपको दो टाइप के लिक्विड पढ़ाए थे, याद हो तो, जब हम लोग लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज हो रहे थे कर रहे थे, तो मैंने वहां पे आपको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल ओरिएंटेड कुछ पढ़ाया। लिक्विड क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके नॉन वोलेटाइल लिक्विड, और एक क्या होते हैं आपके वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड जो आपकी किसमें कन्वर्ट हो सके इनटू गैस स्टेट। वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड है सर जो आपकी किसमें कन्वर्ट हो सके इनटू गैस स्टेट, और नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड है जो किसमें कन्वर्ट ना हो, किसमें कन्वर्ट ना हो, आपके गैस स्टेट में कन्वर्ट ना हो। आप देखो जो भी लिक्विड आपका वोलेटाइल है वो इजीली किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में, तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। या फिर बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो नेचर ऑफ लिक्विड में जिन लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स कम है, या जिन लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम से कम लगेगा और लिक्विड आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वेपर। तो नेचर ऑफ लिक्विड यदि मैं बात करूं तो नेचर ऑफ लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होगा जिस भी लिक्विड का, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। एग्जांपल कैसे समझे, एग्जांपल तो देखो नेचर ऑफ लिक्विड से आप पेट्रोल देखते हो, आपने पेट्रोल भी देखा, आपने वाटर भी देखा है, तो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। एसीटोन तो आपने नहीं देखा होगा शायद, हाँ, बट आपने नेल पॉलिश जरूर देखी होगी, उससे आप लोग समझ सकते हैं। देखो एक आपने पास क्या है, पेट्रोल है, और एक मैं क्या ले रहा हूं, अपने पास क्या है, वाटर। अब देखो वाटर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जो पेट्रोल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम, और वाटर के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, ज्यादा। अब वाटर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। वाटर के बीच में मैंने कहा अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, तभी आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब पेट्रोल में अट्रैक्शन फोर्स कम है, पेट्रोल में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। आप उसको पेट्रोल को ओपनली छोड़ो, वो नेचुरली आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वेपर। कहते हैं ना पेट्रोल उड़ गया, वो यही रीजन है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है
और अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा, इजिली कन्वर्ट इनटू वेपर। नेचुरली आपने कुछ नहीं किया, नेचुरली होता है इवेपोरेशन, आपका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इनटू वेपर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन पेट्रोल और हम लोग कह सकते हैं जैसे एसीटोन, उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर एज ए लिक्विड। क्लियर है अभी, वही आपका क्या है नेचर ऑफ लिक्विड। देखो मैंने आपको 5 फैक्टर बताए जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाता है, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाता है। फर्स्ट फैक्टर आप लेते हो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, माइंड चलाना है, माइंड आप, मैं बार बार कह रहा हूं माइंड चलना चाहिए, माइंड कैसे चलना चाहिए, अच्छा सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, पार्टिकल में मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ने से क्या हुआ, जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट गया, और टूटने से किसमें चेंज हो गया, गैसेस, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन विद टेम्परेचर बढ़ा। सेकंड फैक्टर मैंने कहा सर ह्यूमिडिटी। अच्छा ह्यूमिडिटी मतलब जो इन्वायरमेंट में नमी है, इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, वही उसकी क्या है भाई, ह्यूमिडिटी है। जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में ऑलरेडी होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बहुत सारे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखो लिक्विड का मान लो पहले इतना सरफेस एरिया था, फिर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो इस लिक्विड की सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और पार्टिकल बढ़ गए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद आप लोग बात करते हो किसकी, विंड स्पीड। सर मैं हवा की स्पीड बढ़ा दूं, मैंने कहा कि हवा की स्पीड बढ़ गई और हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स जो लिक्विड सरफेस पे हैं तो स्पीड के साथ किसमें चेंज हो जाएंगे, इनटू वेपर। तो विद इंक्रीज इन विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। एंड लास्ट फैक्टर यदि मैं बात करता हूं नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड मींस कि लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है या फिर वीक अट्रैक्शन फोर्स है। यदि लिक्विड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रखता है तो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। और अट्रैक्शन फोर्स कम रखता है, अट्रैक्शन फोर्स मैंने कहा कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा और इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइक एप्लीकेशन आप कह सकते हो इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है, कॉज कूलिंग। तो कैसे कूलिंग कॉज करता है समझते हैं। देखो इवेपोरेशन से क्या आते हैं, कूलिंग इफेक्ट आता है, या फिर आप उसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हो। मैं सारी की सारी चीजें एक जगह एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ो कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे आती है, फिर हम लोग एक एक समराइज करते जाएंगे। देखो मैंने कहा कि आपके पास लिक्विड सरफेस है, जैसे ये अपने पास लिक्विड है भी, क्या भी लिक्विड पार्टिकल्स हैं, और ये अपना क्या लिक्विड सरफेस। और मैंने आपको पढ़ाया सरफेस एरिया में कि लिक्विड पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर हैं, लिक्विड पार्टिकल जो भी सरफेस के ऊपर हैं, उन लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई। ये आपको पता है एज कंपेयर टू जो सेंटर में है। लिक्विड पार्टिकल जो भी सरफेस पे है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल पार्टिकल। अब हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इजीली चेंज इनटू वेपर्स। किसमें चेंज हो गई भाई, वेपर्स। और वेपर मींस गैसियस स्टेट, किसमें चेंज हो गई, गैसियस स्टेट। मैंने कहा कि लिक्विड पार्टिकल जो भी सरफेस पे हैं उन सरफेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो इजीली चेंज इनटू वेपर्स। तो बेसिकली आपका इवेपोरेशन किसकी वजह से आ रहा था, आपका सरफेस पार्टिकल की वजह से आ रहा था। आप देखो जब पार्टिकल्स जो हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल सरफेस को लीव कर जाते हैं तो जो पार्टिकल बचे, जो पार्टिकल नीचे बचे, तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी मैं निकालता हूं। क्या निकालता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो आपको क्या मिलेगी, लो। मैंने कहा कि जब जो हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल सरफेस को छोड़ के वेपर में चले गए तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल बच गए, जो लिक्विड पार्टिकल बच गए सॉल्यूशन में, तो उन लिक्विड पार्टिकल्स की ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी। अब क्या करेगा पार्टिकल, जो भी लिक्विड पार्टिकल यहाँ बच गए, देखो ये लिक्विड पार्टिकल अपने पास यहाँ बच गए, जो इवेपोरेट नहीं हुए, जो लेफ्ट बिहाइंड रह गए, वो लिक्विड पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहेगा। मैंने कहा जो लिक्विड पार्टिकल्स रह गए वो लिक्विड पार्टिकल क्या करना चाहता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वो सराउंडिंग, किसकी बात कर रहा है अभी, सराउंडिंग, सराउंडिंग से एनर्जी क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। सराउंडिंग से क्या अब्सॉर्ब करता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो क्या हुआ कि
कि एनर्जी अब्सॉर्ब की, किससे अब्सॉर्ब की, सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब की, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। फिर से पार्टिकल क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई सरफेस पार्टिकल की, फिर इवेपोरेट होगा, फिर क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग। ऐसे ही चलता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है, एनर्जी अब्सॉर्प्शन होती रहती है, और इसी से यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम हो गया तो आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। मतलब टेम्परेचर घट जाता है और ऑल कूलिंग आती है। बेसिक है, देखो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी सरफेस पार्टिकल की ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो गया। जो सरफेस पार्टिकल वो गए वेपर में, सरफेस पार्टिकल किसमें गई, वेपर में। जो भी पार्टिकल बचे उन पार्टिकल्स की मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहा हूं या निकाल रहा हूं, तो उन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी मुझे मिली कम, लो मिली। अब वो उस एनर्जी को बढ़ाना चाहता है, किसको बढ़ाना चाहता है, उसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी टोटल पार्टिकल्स की, वो बढ़ाने के लिए जो अपने पास सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, और एनर्जी अब्सॉर्ब करके सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर दिया। अब देखो यहाँ एनर्जी बढ़ती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, ऐसे एनर्जी अब्सॉर्ब होती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब होती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, और फाइनली आपका क्या आता रहेगा भाई, कूलिंग इफेक्ट आता रहेगा सराउंडिंग में। क्या आता रहेगा, कूलिंग इफेक्ट आता रहेगा। अब देखो इसी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे ये आपको पता चल गया कि ओवरऑल कूलिंग क्या कैसे आ रही है, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे आया। आप इसी को आप लोग एग्जांपल में फॉर्मेट में ले सकते हो कि गर्मी के टाइम पे आप छत पे पानी डालते हो भी, फर्स्ट एग्जांपल इसका है इवेपोरेशन। वहां पे आप क्या होती है, छत गर्म होती है, जैसे आपने वाटर डाला, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करता है छत की सरफेस से और किसमें उड़ जाता है अभी, वेपर में, तो वहां से आपका कूलिंग इफेक्ट आता है, जो आपकी छत है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है अभी, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं इवेपोरेशन का। आपने मटका लिया, अर्थन पॉट जिसको आप कहते हो, उस मटके में आप पानी डालते हो। जैसे देखो आपके पास मटका है और इस मटके में मैंने लिक्विड लिया, क्या लिया अभी, लिक्विड, आपने वाटर डाल दिया, बेसिकली ऐसे लिख लो। अब जैसे आप वाटर डालते हो तो आवाज आती है टाइप की, कैसे आवाज आती है, टाइप की। वो आवाज टाइप क्यों आती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं भी, पोर होते हैं, जो मटका है वो क्या होते हैं, पोर, और उन पोर से आपका लिक्विड थोड़ा सा बाहर आता है। जैसे इन पोर से लिक्विड, जैसे आपने इस मटके के अंदर या अर्थन पॉट के अंदर पानी डाला और उन पोर से वाटर के आना शुरू हुआ बाहर, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्शन बाहर पानी क्या आना स्टार्ट हुआ बाहर, और जैसे ही मटके से पानी बाहर हुआ आया तो वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। और इवेपोरेट का मतलब लिक्विड किसमें चेंज हो गया, आपका गैस में चेंज हो गया। लिक्विड किसमें चेंज हो गया, गैस। और इवेपोरेशन से क्या होता है अभी, कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग। ऐसे इवेपोरेशन होता रहा, कूलिंग आती रही, तो जितनी भी हीट थी मटके की या एनर्जी अब्सॉर्ब होती रही, और ओवरऑल जो आपका लिक्विड था वो क्या हो गया, कूल हो गया। इसलिए रीजन है कि गर्मी के टाइम पे मटके में पानी डाला जाता है कि वो मटके का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है, सॉरी। यही रीजन है क्योंकि वो इवेपोरेशन होता रहता है और इवेपोरेशन लीड टू कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट किसका, जैसे मैंने कहा कि अपने पाम पे, जैसे मैं पाम है, उस पाम पे मैं पेट्रोल और एसीटोन रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, मैंने लिया, एक तो मैं पेट्रोल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, पेट्रोल, और क्या ले रहा हूँ, एसीटोन। और मैंने आपको बताया पेट्रोल और एसीटोन का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जैसे आप पाम के ऊपर एसीटोन और पेट्रोल रखते हो तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे आपने पाम के ऊपर एसीटोन और पेट्रोल रखा या एनवायरमेंट में ओपन छोड़ते हो तो आपके पाम पे आपको कूलिंग इफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है अभी, कूलिंग है, आपकी पाम क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है और इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है, जो कि आपने स्टार्टिंग में समझा। तो ये भी आपका इवेपोरेशन का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि जैसे आप कहते हो गर्मी के टाइम पे मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं क्या, कॉटन क्लॉथ डालना। गर्मी के टाइम पे हम लोग क्या प्रीफर करते हैं भी, कॉटन क्लॉथ हो। उसका रीजन क्या है, देखो कॉटन क्लॉथ क्या करता है, मैक्सिमम वाटर अब्सॉर्ब करता है। और आपको पता है कि गर्मी के टाइम पे स्वेटिंग ज्यादा आएगी, हम लोग प्रेस्पायर ज्यादा हो जाते हैं, लाइक स्वेटिंग ज्यादा आएगी, पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो उस पसीने को कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, कॉटन, क्योंकि कॉटन की वाटर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा।
और वाटर अब्सॉर्ब हो गया, अब्सॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, इवेपरेट करेगा, और इवेपरेशन से क्या आएगा भी, कूलिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि इवेपरेट हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, और एनर्जी कहां से अब्सॉर्ब हुई, बॉडी से अब्सॉर्ब हुई, सराउंडिंग से अब्सॉर्ब हुई, और ओनली उससे ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला। ये आगे किसके एग्जांपल हैं, इवेपरेशन के, जिसमें आप लोग एग्जांपल दे सकते हो छत पे पानी डालने का, एग्जांपल ले सकते हो मटके में पानी रखने का, एग्जांपल आप ले सकते हो कि गर्मी के टाइम पे हम लोग कॉटन क्लॉथ डालते हैं, एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपके पाम को क्या मिलेगा, ठंडक मिलती है जब हम लोग पेट्रोल और एसीटोन, पेट्रोल का तो एग्जांपल आप घर पे भी ले सकते हो, पेट्रोल और एसीटोन हम लोग अपने हाथ पे रखते हैं तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये सब के सब किसके आते हैं, इवेपरेशन, क्योंकि इवेपरेशन से क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। आई थिंक आपको इवेपरेशन थोड़ा सा समझ आया होगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, पहले इवेपरेशन का मतलब समझना है, इवेपरेशन मतलब समझने के बाद किन किन फैक्टर पे इवेपरेशन का मतलब समझना है, इवेपरेशन समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, कि एग्जैक्टली इवेपरेशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद आपको चेक करना है कि किन किन फैक्टर पे रेट ऑफ इवेपरेशन में बढ़ा सकता हूं। फिर थर्ड हम लोग चेक करते हैं कि इनकी एप्लीकेशन, या बेसिकली आप कह सकते हो कि इवेपरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है या और इफेक्ट आता है। तो आपने देखा कि इवेपरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट।